द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी कहानी जिंदगी की कतरन। नीचे जल के तालाब का नज़ारा कुछ और ही है। उसके आसपास सीमेंट और कोलतार की सड़क और बंगले, किंतु किंतु एक कोने में सूती मिल के गेरुए, सफ़ेद और नीले स्तंभ के पोंगे उस दृश्य पर आधुनिक औद्योगिक नगर की छाप लगाते हैं। रात में तालाब के रूंधे भूरे बास्ते पानी की गहराई स्याह हो उठती है और ऊपरी सतह पर बिजली की पीली रोशनी के बल्बों का रेखाबद्ध निष्कंप प्रतिबिंब वर्तमान मानवीय सभ्यता के सूखेपन और वीरानी का ही इजहार करते से प्रतीत होते हैं। स्याह गहराई के विस्तार पर ताराओं के धुंधले प्रतिबिंबों की विकिरित बिंदियां भी उस कृष्ण गहनता से आतंकित मन को संतोष नहीं दे पाती, वरन उसे उघाड़ देती हैं। तालाब के इस श्याम दृश्य का विस्तार इतनी अजीब सी भावना भर देता है कि उसके किनारे बैठकर मुझे उदास मलिन भाव ही व्यक्त करने की इच्छा होती आई है। उस रात्रि श्याम जल की प्रतीक विकरालता से सुफुट होकर मैंने अपने जीवन में सूनी उदास कथाएं अपने साथियों के संवेदना ग्रहणशील मित्रों को सुनाई है। यह तालाब नगर के बीचों बीच है। चारों ओर सड़कें और रौनक होते हुए भी उसकी रोशनी और खानगी उस स्याह पानी के भयानक विस्तार को छू नहीं पाती। आधुनिक नगर की सभ्यता की दुखांत कहानियों का वातावरण अपने पक्ष पर तैरती हुई वीरान हवा में उपस्थित करता हुआ यह तालाब बहुत ही अजीब भाव में डूबा रहता है। फिर इस गंदे टूटे खाट वाले पूरे वास्ते तालाब के उखड़े पत्थरों ढके किनारे पर निम्न मध्य वर्गीय पढ़े लिखे अहलकारों और मुंशियों का जमघट चुपचाप बैठा रहता है और आपस में फुसफुसाता रहता है। पैंट पजामों और धोतियों में ढके असंतुष्ट प्राण मन सई सांझ यहाँ आ जाते हैं और बासी घरेलू गप्पों या ताजी राजनीतिक वार्ताओं की चर्चाएं घंटा आधा घंटा छिड़कर फिर लुप्त हो जाती हैं और रात के 8:30 बजे सड़कें सुनसान, तालाब का किनारा सुनसान हो जाता है। एक दिन मैं रात के 9 बजे बर्मा शैल में काम करने वाले नए दोस्त के साथ जा रहा था। हमारी बातचीत महंगाई और अर्थभाव पर छिड़ते ही हम दोनों के हृदय में उदास भावों का एक ऐसा झोंका आया जिसने हमें उस विषय से हटाकर तालाब की शाह गहराइयों के अपार जल विस्तार की ओर खींचा। उस पर ध्यान केंद्रित करते ही हम दोनों के दिमाग में एक ही भाव का उदय हुआ। मैंने अटकते अटकते वाक्य के संपूर्ण विन्यास के लिए अपनी वाक शक्ति को जबरदस्ती उत्तेजित करते हुए उससे कहा, क्यों भाई, आत्महत्या? आत्महत्या के बारे में जानते हो? उसका मर्म क्या है? जवाब मिला, जैसे किसी गुहा में से आवाज आ रही हो। क्यों क्यों पूछ रहे हो? यूं ही। स्वयं आत्महत्या के संबंध में कई बार सोचा था। आत्म उद्घाटन के मूड में और गहरे स्वर से साथी ने कहा, मेरे चचा ने खुद आत्महत्या की, मैनचेस्टर गंज से। लेकिन उसके इतने कहने पर ही मेरे अवरुद्ध भाव खुल से गए। आत्महत्या के विषय में आश्वस्त जिज्ञासा प्रकट करते हुए मैंने बात बढ़ाई। हर एक आदमी जोश में आकर आत्महत्या करने की कसम भी खा लेता है। अपनी उद्विग्न चिंतातुर कल्पना की दुनिया में मर भी जाता है, पर आत्महत्या करने की हिम्मत करना आसान नहीं है। बायोलॉजिकल शक्ति बराबर जीवित रखे रहती है। दोस्त का मन जैसे किसी भार से मुक्त हो गया था। उसने सच्चाई भरे स्वर में कहा,
मैं तो हिम्मत भी कर चुका था साहब। डूब मरने के लिए पूरी तौर से तैयार होकर मैं रात के 10 बजे घर से निकला, पर इस स्याह पानी की भयानक विकरालता ने इतना डरा दिया था कि किनारे पर पहुंचने के साथ ही मेरा पहला ख्याल मर गया और दूसरे ख्याल ने जिंदगी में आशा बांधी। उस आशा की कल्पना को पलायन भी कहा जा सकता है। प्रथम भावधारा के विरुद्ध उज्जवल भावधारा चलने लगी। शिहा पानी के आतंक ने मुझे पीछे हटा दिया। बंदूक से मर जाना और है, वीरान जगह पर रात को तालाब में मर जाने की हिम्मत करना दूसरी चीज है। मित्र ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, आत्महत्या करने वालों की निजी सवाल इतने उलझे हुए नहीं होते जितने उनके अंदर के विरोधी तत्व, जिनके अधीन प्रवृत्तियों का आपसी झगड़ा इतना तेज हो जाता है कि नई ऊंचाई छू लेता है। जहां से एक रास्ता जाता है जिंदगी की ओर, तो दूसरा जाता है मौत की तरफ, जिसका एक रूप है आत्महत्या। मित्र के थोड़े उत्तेजित स्वर से ही मैं समझ गया कि उसके दिल में किसी कहानी की गोलमोल घूमती भंवर है। उसके भावों की गूंज मेरी तरफ ऐसे छा रही थी मानो एक वातावरण बना रही हो। मैं उसके मूड से आक्रांत हो गया था। मेरे पैर अंदर नसों में किसी ठंडी संवेदना के करंट का अनुभव कर रहे थे। उसके दिल के अंदर छिपी कहानी को धीरे से अनजाने निकाल लेने की बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने कहा, यहाँ भी तो आत्महत्याएं हुई हैं। यह कहकर मैंने तालाब के पूरे शाह फैलाव को देखा। उसकी अथाह काली गहराई पर एक पल नजर गड़ाई। सूनी सड़कों और गुमसुम बंगलों की ओर दृष्टि फेरी और फिर अंधेरे में अर्धलुप्त किंतु समीपस्थ मित्र की ओर निहारा और फिर किसी अज्ञे संकेत को पाकर मैं किनारे से जरा हटकर एक ओर बैठ गया। फिर सोचा कि दोस्त ने मेरी ये हलचल देख ली होगी, इसलिए उसकी ओर गहरी दृष्टि डालकर उसकी मुख मुद्रा देखने की चेष्टा करने लगा। दोस्त की भाव मुद्र अविचल थी। घुटनों को पैरों से समेटकर वे बैठा हुआ था और उसका चेहरा पाषाण मूर्ति के मुख के अविचल भाव सा प्रकट करता था। कुछ लंबे और गोल कपोलों की मांसपेशियां बिल्कुल स्थिर थी। या तो वे आधा सो रहा था अथवा निश्चित रूप से भावहीन मस्तिष्क के सांवले धुंधलेपन में खो गया था। किसी घनीभूत चेतना के कारण निस्तब्धता सा लगता था। मैं इसका कुछ निश्चय न कर सका। मेरी इस खोज भरी दृष्टि से अस्थिर होकर उसने जवाब दिया, क्यों क्या बात है? उसके प्रश्न के शांत स्वर से संतुष्ट होकर मैंने दोहराया, इस तालाब में भी कईयों ने जाने दी हैं। हाँ, किंतु उसमें भी एक विशेषता है, उसने अर्थ भरे स्वर में हंसते हुए कहा। फिर वे कहता गया, इस तालाब में जान देने आए हैं जिन्हें एक श्रेणी में रखा जा सकता है। जिंदगी के उकताए और घबराए पर ग्लानि के लंबे काल में उस व्यक्ति ने नामालूम क्या क्या सोचा होगा। अपनी जिंदगी की उष्मा और आशय समाप्त होता जान उसने अनजाने अंधेरे पानी की गहराइयों में बाइज्जत डूब मरने का हौसला किया और उसे पूरा कर डाला। तुम तो जानते हो, अधेड़ तो वे था ही, बाल बच्चे भी ना थे, कोई आगे ना पीछे। उसकी लाश पानी में ना मालूम कहाँ अटक गई थी। तालाब से सड़ी बांस आती थी, किंतु जब लाश उठी तो उसकी तेलिया काली धोती दूर तक पानी में फैली हुई थी। उसी तरह तुम्हारा तिवारी, वे पूरे की तेलीन, पराशर के घर की बहू, ये सब सामाजिक पारिवारिक उत्पीड़न के ही तो शिकार थे। उसके इन शब्दों ने मुझ में आश्वस्त कौतूहल जगा दिया। मेरी कल्पना उद्दीप्त हो उठी। आंखों के सामने जलते हुए
फास्फोरसी रंग के भयानक चित्र तैरने लगे और मैं किसी गुहा के अंदर सिकुड़ी ठंडी नलीदार मार्ग के अंधेरे में उस आग के प्रज्वलित स्थान की ओर जाता सा प्रतीत हुआ, जो उस गुहा के किसी निर्भीत कोण में क्रुद्ध होकर जल रही है। जिस आग में मानो किन्हीं क्रूर आदिम निवासियों ने, जो वहां दिखते नहीं, लापता हैं, मांस के वे टुकड़े भूने जाने के लिए रखे हैं, जो मुझे ज्ञात होते से लगते हैं कि वे किस प्राणी के हैं, किस व्यक्ति के हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे गजानन मुक्तिबोध की लिखी कहानी जिंदगी की कतरन। इस कहानी में लेखक ने मध्यम वर्गीय लोगों की सामाजिक रूढ़ी और कुरीतियों पर नजर डाली है, जो अपनी हृदयहीन परंपराओं के कारण जाने कितनी ही स्त्रियों की जान ले चुका है, कितनी ही स्त्रियों ने आत्मदाह कर लिया है। इस कहानी के केंद्र में तिवारी जी और एक स्त्री को रखा गया है, जिन्होंने इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे डाली। इन महानगरों में इतनी रौनक होते हुए भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक अंधेरा है, एक रहस्य छिपा है। आखिर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए किस प्रकार आगे बढ़ जाता है? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि उसे अपने जीवन का मूल्य भी तुच्छ लगता है? उसे जीने के आगे मरना आसान लगता है। क्या वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, या समाज में फैली अनेक कुरीतियां इसी की ओर मुक्तिबोध इशारा करते हैं? इस कहानी में तिवारी जी और जिस स्त्री ने आत्मदाह किया, क्या वे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार थे या समाज? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।